हेलो क्लास, अध्याय यूपीएससी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका डेफिनेटली एश्योरेंस है कि वो पेपर में आएगा ही आएगा। जिस टॉपिक से वो है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हमारे यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में देखने को मिलता है और आने वाले जो भी यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में, चाहे वो मनुष्य सहायक हो, स्टेनोग्राफर हो, जो भी हो, वो हमारे डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है? अब देखते हैं सबसे पहले कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण और ध्वनि है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम 2 आधारों पे लिखते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है? जो सबसे छोटा पार्ट है वो उसमें ध्वनि वर्ण आते हैं, फिर ध्वनि वर्णों के बाद अक्षर बनते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है? फिर शब्द पद बंध हो गए, शब्द हो गए, फिर वर्णों से क्या बने, शब्द बने। फिर शब्द जब 2 या 2 शब्द आपस में आते हैं तो पदबंध बनाते हैं, उपवाक्य बनाते हैं और फिर एक फाइनली एक वाक्य बनाते हैं, जो भाषा की एक सार्थक इकाई कहलाती है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक सी डिटेल है। लेकिन जब हम स्वर पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वर्णमाला, स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। तो जो स्वर होते हैं उनको उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं और परंपरागत रूप से कुल 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। तो ये डिटेलिंग अपने दिमाग में ध्यान में रखना, ठीक है? वैसे ही हम बोलते हैं 11 स्वर भी होते हैं, जिसमें अंग और अह को हम क्या ले लेते हैं? अंग और अह को हम अयोगवाह में ले लेते हैं, ठीक है? ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो, वर्ण क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, वर्णमाला क्रमबद्ध समूह हो गया। कुल वर्ण कितने हो गए हमारे? 45 हो गए, जिसमें हमारे कितने स्वर हैं? आप इसमें 10 स्वर ले सकते हैं और 35 व्यंजन ले सकते हैं, तो तब जाके हमारे क्या हो जाते हैं, आपके यहाँ पे 45 हो जाते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बट अब हम सबसे पहले देखते हैं स्वर क्या है, ठीक है? तो स्वरों को पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखो, स्वर को हम वर्गीकरण 3 या 4 आधार पर हम कर लेते हैं, ठीक है? देखो, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो हम उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाला समय। देखो, ये स्वर है, इसमें 11 वर्ण स्वर हैं, ठीक है? और स्वरों में 11 वर्ण हैं, ठीक है? जो कि बिना अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित स्वतंत्र रूप से होते हैं, बट री नहीं होता है, ठीक है? उच्चारण के आधार पर लगने वाला समय, ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है आपका? जिह्वा, कि जीभ किस भाग को टच कर रहे हैं, ठीक है? हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ठीक है? फिर ओठों, ठीक है? की स्थिति कैसी है? पूरा खुला है, जो गोल है, ठीक है? वृत्त है या आवृत्त है? फिर मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है? समझ लो। यहाँ पे हमारे उच्चारण में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई मीन 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक तो होता है ह्रस्व, उसमें होता है दीर्घ और प्लुत, ठीक है? ह्रस्व स्वर वो होता है जिसमें क्या होता है, कम से कम समय लगता है उच्चारण करने में। दीर्घ होता है जिसमें अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर होता है जिसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर क्या हो गया, जिसमें कम से कम समय लगेगा, तो क्या हो गया? अ, छोटी ई और उ। ये ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। दीर्घ स्वर क्या हो जाते हैं? जिसमें अधिक समय लगता है, ठीक है? लगभग 2 मात्रा का समय लगता है, वो होता है हमारा दीर्घ स्वर, ठीक है? जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, ठीक है? औ। ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए, ठीक है? प्लुत स्वर क्या हो गए हमारे? प्लुत स्वर वो होता है जिसमें और अधिक समय लगता है। जैसे हम कभी-कभी ओम बोलते हैं ना, ओम, ठीक है? तो ये ओम बोलने में कितना टाइम लग रहा है? ओम, तो ये ओम को हम इतना लंबा खींच रहे हैं, इतना लंबा खींच रहे हैं कि वो हमारे किसमें हम काउंट कर लेते हैं? प्लुत स्वर में। है तो वो स्वर, है तो वर्ण, ठीक है? ऐसे कभी हम बोलते हैं राम, तो हम कितना लंबा खींचते हैं, ठीक है? तो जब हम क्या करते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं बहुत देर से, या फिर क्या करते हैं, किसी बातों पे अटक जाते हैं, तो वहीं पे हमारा क्या हो जाता है? ऐसे स्वर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो हमारे 3 तरीके के हो गए उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है? अब जिह्वा के प्रयोग के आधार पर देख लो, ठीक है? जिह्वा अग्र, ठीक है? मध्य और पश्च,
ठीक है। अब जीवा के अग्रभाग का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे हमें ई और ए आई दिखेंगे, ए आई दिखेंगे, ठीक है। ई ई ए आई इसमें अग्रभाग हो रहा है जीव का, ठीक है। मध्य वाले में हम क्या देखते हैं, ओ, सिर्फ ओ। और पश्च वाले में क्या देखते हैं हम, आ, उ, ठीक है, एक ही वाला, ठीक है। आ, चंद्र वाला, ठीक है, बिना बिंदु वाला चंद्र, ठीक है। ओके। अब हमारा ये तो हो गए हमारे अग्र और मध्य और पश्च भाग में, जिसमें हमने क्या देखा कि इसमें सिर्फ ई और ए आई के थे, आई मीन हमारे क्या थे, यूज हो रहे थे। अब ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर देखो, इसमें दो, अगर आवृत है और यह वृत्त है, वृत्त में हमारे होंठ क्या हो जाते हैं, गोल बन जाते हैं, ठीक है, गोल। और इसमें गोल नहीं होते हैं, अलग शेप में होते हैं। तो देखो किस किस में गोल बन रहे हैं। वृत्त में आपको पता है ऊ, ओ, ओ, आओ, ठीक है। इसमें क्या बन रहे हैं, गोल बन रहे हैं। बल्कि आवृत्त के रेस्ट जो भी है, अ, आ, ई, ई, ए, ये क्या है, आवृत्त बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो मुख द्वार खुलने के आधार पर इसमें क्या होता है, या तो पूरा मुंह खुला है जिसे बोलते हैं विवृत, ठीक है, क्या बोलते हैं, विवृत, ओपन है। दूसरा क्या है तुम्हारा, अर्ध, ठीक है, अर्ध विवृत। चौथा तुम्हारा अर्ध संवृत, इसमें बंद है, आधा बंद। और एक है संवृत, ठीक है। यानी इसका मतलब है ओपन, इसका मतलब है हाफ ओपन, और इसका मतलब है क्लोज, क्लोज, और इसका मतलब है हाफ क्लोज, ठीक है। अब देखो ओपन वाले में क्या क्या हो जाता है आपका, इससे सिर्फ सबसे ज्यादा जो खुलता है वो आ में खुलता है, ठीक है। आधा किस में खुलता है तुम्हारा, ओ, ए, आई मीन आई, आउ, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, हाफ खुलता है, ठीक है। इसमें तो क्या है, हाफ तुम्हारा क्लोज है, ए और ओ में क्या है तुम्हारा, हाफ क्लोज है। बट जो पूरी तरीके से क्लोज है वो ई ओ ऊ, इसमें क्या है तुम्हारा पूरा क्लोज है। तो ये पढ़ लेना, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, ठीक है। बाकी तुम और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये दो अगर आप छोड़ भी देंगे तो ये दो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो हम क्या देखते हैं कि हमारे हवा, निकलने के आधार पर, ठीक है, जो हवा है वो हमारे नाक के मुंह से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। अगर नाक से नहीं निकल रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मौखिक स्वर। ऐसे स्वर जिसकी हवा मुंह से निकल रही है फिर उसे बोलते हैं निर्नुनासिक, ठीक है, यानी नाक से नहीं निकल रही है, निर, ठीक है। तो इसमें आपके क्या हो जाते हैं, मुंह से निकलने वाली हवा ओ, आ, ई, ठीक है, छोटी ई, ठीक है। बाकी अनुनासिक, जिसमें क्या होती है, नासिक से भी और मुंह से भी निकलती है, तो उसे दोनों से निकल रही है हवा, ठीक है। तो तब हमारा क्या हो जाता है, आ, ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा अब देखो एक होता है घोषत्व, ठीक है। घोषत्व के आधार पर हमारी जो होती है वो क्या होता है, कंपन, यानी घोष का मतलब क्या होता है कि हमारे जब हम क्या कर रहे हैं, स्वर बोल रहे हैं तो उसमें हमारा कितना कंपन हो रहा है, हमारे श्वास का कंपन कितना हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो ध्वनियाँ कहलाती है, स्वघोष, घोष, घोष, ठीक है। दूसरा प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। प्राण का मतलब होता है अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। तो जितने भी स्वर हैं सभी स्वर के होते हैं सघोष होते हैं, और सभी स्वर के होते हैं
प्राणत्व होते हैं यानी अल्प प्राण के होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। तो सघोष और अघोष में क्या हो गए, सभी सघोष हो गए और सभी अल्प प्राण हो गए स्वर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ओके, अब देखो, री के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने कहीं पे देखा 11, कहीं पे देखा टोटल, ठीक है? ठीक है, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है, ठीक है? यानी इसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम स्वर बोलते हैं। अगर हम संस्कृत भाषा में देखें तो 11 हो गए, लेकिन ये क्या है, तत्सम स्वर है। और हिंदी भाषा में हम देखें तो इसे हटा देते हैं तो 10 ही देते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक है? और बाकी जो स्वर होते हैं वो हमारे तत्सम भी होते हैं और तद्भव भी होते हैं, तद्भव भी होते हैं। समझ में आया? बाकी रेस्ट ऑफ, ठीक है, ऑल वोवल्स, ठीक है? ओके, अब देखो थोड़ा अयोग वहाँ पढ़ लेते हैं। हमने अयोग वहाँ नहीं देखा, अयोग वहाँ, ठीक है? अयोग वहाँ हमारे दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है? हमारा जो अंग है, ठीक है, वो आई मीन अनुस्वार है, और जो वो क्या है, अह है, वो क्या है, विसर्ग है, ठीक है? क्योंकि हम अगर लेखन की दृष्टि से देखें तो ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, इसलिए मैंने स्वरों में क्या नहीं करते, काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? लेखन की दृष्टि से कहते हैं व्यंजन होते हैं। ओके। जैसे अयोगवाह क्यों कहते होंगे इन्हें, अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ये व्यंजन है स्पष्ट तरीके से, ना ये स्वर है, तो अयोग है, ये अयोग है, इसलिए अयोगवाह हो गया, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं व्यंजन, ठीक है? देखो, एक चीज ध्यान में रखना जो पेपर में आएगी डेफिनेटली, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है? आप इसे नोट्स बना लेना फटक से, ठीक है? एक तो हो गया आपका कंठ, है ये, ठीक है? फिर दूसरा आपका हो गया तालव्य, तीसरा हो गया आपका मूर्धन्य, ठीक है? ओष्ठ्य, तालव्य और कंठोष्ठ्य। देखो, होता क्या है कि आपका जो कंठय स्वर है वो अ और आ है, तालव्य हो गया आपका ई और ई, री आपका हो गया मूर्धन्य, ओष्ठ्य हो गया आपका ऊ और ऊ, ठीक है? कंठ तालव्य हो गया ए और आई, ठीक है? कंठोष्ठ्य हो गया आपका ओ और आउ, इसमें आपके होंठ भी और आपके कंठ भी का जो हो रहा है यूज हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ह्रस्व क्या है इनमें से आप बता देना, ठीक है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, ठीक है? व्यंजन, देखो, हमारे टोटल स्वरों की सहायता से जो भी बोले जाने, ठीक है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, सहायता से बोले जाने वाले जो भी वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? अब देखो, परंपरागत रूप से जो हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है, ठीक है? अभी इसे हटाओ, इसे हटाओ, 33 व्यंजन है, कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन है, ठीक है? ओके, अगर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन, क्या देखते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है? स्पर्श व्यंजन के होते हैं हमारे
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो फेफड़े से निकलती हुए क्या होती है मुंह के स्थान, ठीक है, यानी कि आपके मूर्ध, कंठ, तालु, दंत या होठों को स्पर्श करते हुए क्या होती है वायु निकलती है, तो उसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, बांट लेते हैं स्पर्श व्यंजन को। तो उच्चारण के आधार पर हम ये करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, पहले कंठ है, फिर तालव्य है, फिर हमारी जीभ क्या होगी, मुड़ जाएगी, मूर्धन्य है, फिर क्या होगा आपका दंत पे लगेगी, दंत क्या हो गया, और फिर ओष्ठ क्या हो गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं हमारे, स्पर्श व्यंजन हमारे पास 25 हैं, कितने हैं 25 हैं, याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास होता है क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। देखो यानी क, ख, ग, यहाँ पे क्या हो गया स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है, मतलब क वर्ग के स्पर्श व्यंजन हो गए, ये हो गया च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। हाँ, ठीक है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखो इसमें क्या होता है, जो उच्चारण होता है कंठ, क्या हो रहा है कंठ, ये सारे कंठ से निकल रहे क वर्ग वाले। दूसरा आपका कहाँ से निकल रहा है, तालव्य से। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, इसी सीक्वेंस के हिसाब से क्या हो रही है यूज हो रहे, तालव्य से हो रहा है। फिर ट वर्ग वाले कहाँ से हो रहे हैं, मूर्धन्य से हो रहे हैं। फिर तब कहाँ जा आएंगे आपके दंत पे, ठीक है, तो ये दंत्य हो गया। और देन आपके लास्ट वाले प वाले कहाँ पे हो गई, ओष्ठ्य हो गई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया जो ट्रिक है, ठीक है। ओके, अब है आपके अनुनासिक व्यंजन, क्या है अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। उच्चारण में क्या होता है, वायु नासिक से बाहर निकलती है, यानी नाक से बाहर निकलती है। तो स्पर्श व्यंजन का जो प्रत्येक वर्ग का जो क्या होता है अंतिम अक्षर होता है वो क्या बन जाता है, अनुनासिक बन जाता है, ठीक है। यानी क्या हो कह रहा मैंने कि व्यंजनों के उच्चारण में जो वायु है वो कहाँ से निकलती है, नासिक से बाहर निकलती है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग क्या हो जाता है, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हल्का सा वायु जो है वो नाक से निकल जाती है, इसलिए अनुनासिक व्यंजन। तो ये सारे क्या हो गई, पांचवा वर्ण जो हो गया प्रत्येक वर्ग के वो क्या हो गया आपके अनुनासिक हो गए, ठीक है। ओके, तो कितने हो गए अनुनासिक, पांच हो गए, क्योंकि हमारे पास पांच वर्ग हैं। दूसरा इसी में हम देख लेते हैं, ये आपके, ठीक है। अब देखो आपके हैं ऊष्म व्यंजन के, कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, एक तरीके से ना संघर्षी व्यंजन है, क्या व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। क्योंकि जब जब हम ये करते हैं इनका उच्चारण करते हैं तो हल्का सा क्या होता है गर्माहट फील होता है, ठीक है। तो अपने जब इन चीजों का उच्चारण करोगे तो अपने मुंह पर हाथ रखना, तुम्हें फील हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो गई श, श, स और ह, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो हमारे तीनों प्रकार के श और ह हमारे क्या हो गई, ऊष्म व्यंजन हो गई, क्योंकि इसमें क्या है गर्माहट महसूस होती है, ठीक है। ओके, अब देखो ऊष्म या संघर्षी जो व्यंजन होते हैं, अब देखो आपके जो श हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया तालव्य हो गया, क्योंकि अभी तो इसमें वर्गों में डिवाइड नहीं किया। तो श तालव्य हो गया, ये वाला जो श हो गया वो क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया, ठीक है। इससे ये वाला श आपका क्या हो गया, औत्सर्य हो गया, ठीक है। ये हो आपका क्या हो गया, स्वर तंत्र हो गया, क्या हो गया स्वर तंत्र, ठीक है। उच्चारण कहाँ से हुआ हमारा, तालु से, इसे तालव्य श भी बोलते हैं, तालु से हुआ।
इसे मूर्धन्य स्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो उच्चारण हुआ वो कहाँ से हुआ, मूर्धा से हुआ। ठीक है, ये दंत मूल है, दांत पे टच होने वाला, इसलिए इसे दंत मूल। ठीक है, और ये कंठ के अंदर ही हुआ, कंठ के अंदर हुआ। ठीक है, अगला देखो, ये हुए अघोष, ये हुए अघोष। ठीक है, अघोष, और ये हो गए आपके सघोष। प्राणत्व के आधार पर देख लो, प्राणत्व के आधार पर ये हो गए महाप्राण, महाप्राण, ये हो गए आपके अन्न, और ये भी हो गए आपके महाप्राण। यानी प्राणत्व के आधार पर ये सारे क्या है, महाप्राण है। बट अगर आपके सघोष के आधार पर देखें, सघोष से अघोष में डिफरेंस देखें, तो हमारे जो श्वासोच्छ्वास है अघोष है, बट हौ क्या हो जाता है, हमारा सघोष हो जाता है। ठीक है, ओके। अब है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिन जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, हाँ, पारंपरिक वर्णमाला के बीच में, ठीक है, स्थित होते हैं। यानी कि हमारे जो पारंपरिक वर्णमाला है उनके बीच में क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं, स्वर एवं व्यंजनों के बीच होते हैं, स्थित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। जैसे य, र, ल, व। ठीक है, अब देखो, जो यो है, यो क्या है आपका, तालव्य। ठीक है, तालव्य है यो। र क्या है आपका, ठीक है, यो क्या है आपका, दंत मूल है। र आपका दंत मूल है। लो आपका दंत्य है। ठीक है, ठीक है, क आपका मूर्धन्य भी है, र। ठीक है, ओके, सॉरी, र आपका क्या है, मूर्धन्य है, ये आपका दंत्य हो गया। ठीक है, उसी के साथ आपका क्या है, वो क्या हो गया आपका, ओष्ठ। ठीक है, ओके। अब देखो, ध्वनि कैसी निकलती है इसकी, अर्धस्वर ध्वनि है, इसकी कैसी ध्वनि है, अर्धस्वर। ये है ध्वनि, ये है आपका उच्चारण। ठीक है, उच्चारण। ठीक है, ये आपका लुंठित होता है। ठीक है, प्रवाहमान तो नहीं होता। लो क्या होता है आपका, पार्श्विक, और वो क्या है आपका, अर्धस्वर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब क्या है, सघोष है, परंतु क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, अर्धस्वर क्या हो गई, अर्धस्वर क्या हो गए आपके, जैसे य और वो। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो वो उसमें जो है मुख से क्या होता है, नौ के बराबर के करते हैं, ये मुख नौ के बराबर स्पर्श करता है, तो वो आपका कहलाता है, अर्धस्वर कहलाते हैं। वैसे लुंठित क्या हो गए, लुंठित आपका रॉ है। ठीक है, यानी इसका उच्चारण करते वक्त जिह्वा क्या है, ऊपर की तरफ मुड़ जा रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं इसे मूर्धन्य कहा था ना, बट वो दंत मूल है, बट हम से उसका जब उच्चारण तो हमने वैसे किया, बट जो ध्वनि निकली वो हमारी कैसी निकली, लुंठित। ठीक है, ओके। यह प्रकम्पित, प्रकम्पित ध्वनि भी है, प्रकम्पित ध्वनि भी है। ठीक है, ओके। ऐसी पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक में क्या हो गया आपका, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हवा क्या होती है, जिह्वा के दोनों के भागों में क्या कर जाती है, स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, तो वो उसे हम बोलते हैं पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। जैसे हमारा लौ, तो लौ क्या करती है, जिह्वा के दोनों भागों को टच करते हैं तो बाहर निकलती है, तो लौ, लौ हो गया हमारा पार्श्विक। ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अर्धस्वर क्या है, लुंठित क्या है, पार्श्विक क्या है। ठीक है, अब हमारा हो गया
उच्छिप्त व्यंजन क्या हो गया? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या हो गया? ठीक है, आप इसे ना 1.5x की स्पीड में देखना, तो वीडियो स्लो होगी, ठीक है? ओके। जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो पहले ऊपर, ठीक है, पहले ऊपर उठ कर करती है, मूर्धा का स्पर्श करती है, फिर झटके से नीचे गिर जाती है तो उच्छिप्त कहते हैं। यानी पहले टच हुई ऊपर वाले भाग पे, फिर जो है अचानक से नीचे गिर जाती है। जैसे आपका क्या हो गया? हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये उच्छिप्त व्यंजन हो गई, ठीक है? क्या हो गई? उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है? अगर इसकी बात करें तो आपका क्या होता है? मूर्धन्य होता है, सघोष होता है और अल्प प्राण होता है। इसमें देखें तो ये होता है मूर्धन्य, सघोष, अल्प प्राण, ठीक है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ये होते हैं, ठीक है? अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है? ऊष्म व्यंजन ये हो गए हमारे। अब हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमारे क्या हो गए? अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है? क, फलन, श से बनने वाला श, अक्ष, ठीक है? ऐसी त, र से मिलकर बनने वाला त्र, ठीक है? आधा ज और ज्यों से बनने वाला ज्यों, ठीक है? और तालव्य श प्लस र से बनने वाला श्र। तो ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन, ठीक है? ओके। देखो, हमारे ये सारे कंप्लीट हो गए। हमने अब देखना है घोषित्व और उसके आधार पे, ठीक है? तो 2 चीज़ें सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसमें पूछा जाता है। तो एक तो लिखो आपको घोषित्व के आधार पर व्यंजन, ठीक है? घोषित्व, पहले देखते हैं हम, ठीक है? घोषित्व के आधार पर व्यंजन देख लेते हैं, ठीक है? अब घोषित्व के आधार पर क्या होते हैं? व्यंजन हो देख लेते हैं। एक तो होता है अघोष, दूसरा होते हैं सघोष। तीसरा क्या देखिए? प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं। एक तो होता है महाप्राण, दूसरा होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है? अब देखो, इसी में हम देखेंगे कि कौन से हमारे क्या हैं? अघोष हैं, कौन से हमारे सघोष हैं, ठीक है? तो देखो, जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों के पहले और दूसरे, ठीक है? पहले और दूसरे हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। सघोष के होते हैं हमारे 2, 3 और 4 हमारे क्या होते हैं? 2, 3, 4, आई मीन सॉरी 2 तो हो गए ना हमारे, 5 हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक है? अल्प प्राण में क्या होता है? ठीक है? अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा जो ऑड नंबर है वो हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर। 2 और 4 हमारे क्या हो गए? इवन नंबर। प्राणत्व में इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है? यानी कि अगर हम यहाँ पे से देखें हाईलाइट करके, तो हमारी ये क्या हो गई? अघोष हो गई। क्या हो गई? अघोष हो गई। और अगर हम, तो ये हमारे क्या हो गई? सघोष हो गई। क्या हो गई? सघोष हो गई। प्राणत्व के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे, ठीक है, प्राणत्व के हिसाब से देखें तो जो 2 और 4 थे, 2 और 4 हमारे क्या हो गए? महाप्राण हो गए। 2 और 4 हमारे महाप्राण हो गए। बाकी हमारे पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। तो इन चीजों को आप ऐसे याद करना, ठीक है? अल्प प्राण, ठीक है, महाप्राण, सघोष और अघोष, ठीक है? तो हमारा ये ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। हमने ये सारा देख लिया है, ठीक है? इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थोड़ा वीडियो अगर बाय द वे थोड़ा लंबी बन गई तो डोंट वरी, आप एक बार इसे थोड़ा स्पीड में देखने की कोशिश करना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाषा की जो छोटी इकाई है वो वर्ण ध्वनि है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन है। ध्वनि और वर्ण, फिर अक्षर बनते हैं, फिर शब्द पद बंध बनते हैं, उपवाक्य बनते हैं, वाक्य बनते हैं, भाषा की सार्थक इकाई कहलाती है। स्वर हमें पता है, देखो, स्वर हमें पता है कि उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, परंपरागत रूप से केवल 13 होते हैं, ठीक है? 10 होते हैं, ठीक है? याद रखना, री जो हमारा वो है, वो तत्सम है, ठीक है? ये हमने बात कर ली थी। वर्णमाला क्रमबद्ध समूह हो गया, 35 हो गई, 33 होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है? 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने हो गए हमारे, ये देखो, उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर, ओठों की स्थिति आके मुख के द्वार के हिसाब से। ह्रस्व देखा हमने, अ, ई, उ, ठीक है? जितने भी हमारे अ, ई, उ तक हैं, वो हमारे ह्रस्व हैं। दीर्घ में हमारा क्या गया? आ, ई, उ, ए, आई और ओ भी आ जाता है, ठीक है? और आओ भी आ जाता है। बस ह्रस्व और दीर्घ में ही क्या है डिफरेंस है, बाकी क्लू तो आपका है। बस ध्यान में रखना, ह्रस्व के हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ हैं वो दीर्घ हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मुख द्वार के हिसाब से अगर आप देख लें तो हमें पता है विवर्त है, ठीक है? और अर्धविवर्त है, समृद्ध है और अर्धसमृद्ध है, इनको डिवाइड कर लेना, ठीक है? ह्रस्व व नाक के मुँह से निकलने का था, तो हमने देखा था कि अनुनासिक क्या है, घोषत्व क्या है, ताड़ंत्व क्या है, हमने कहा था कि सभी जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, प्राणत्व के आधार पर सभी प्राण अल्पप्राणिक होते हैं, ठीक है? निरनुनासिक जो हम होते हैं, जहाँ से हम मतलब नाक से हवा नहीं निकलती, मुँह से निकलती है, वो अ, आ, इ, ई है, ठीक है? और रेस्ट ऑफ हमारे क्या हैं? हाँ, ठीक है? अब देखो री, ठीक है? री हमें पता है तत्सम शब्द है, केवल तत्सम स्वर है, ठीक है? बाकी जितने भी है वो तत्सम तद्भव हैं। अयोगवा 2 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिसमें अनुस्वार हमारा अंग है, विसर्ग हमारा अ है। इनको हम व्यंजन में भी नहीं लिखते, स्वर में भी नहीं लिखते, बट लिखते हुए व्यंजन में लिखते हैं, तो इस वजह से इनको हम बोल देते हैं अयोग, ठीक है? फिर उसके बाद हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों को बाँटा था, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, ठीक है? कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ थे, ठीक है? तो हिसाब से देख लो, ठीक है? सीक्वेंस में ही है। फिर उसके बाद व्यंजन देखे हमने, हमने कहा 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें हमने 33 व्यंजनों को किया, ठीक है? 4 व्यंजन हमारे अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, ठीक है? और ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे पास 25, ठीक है? ये है, ठीक है? और 25 और 8 33 हो गए, ठीक है? बाकी हम लेते नहीं हैं, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए, घोषत्व में हमने देखा, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए, इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ठीक है? अब चंद्र बिंदु, हलंत और उदाहरण, ये आपको पता है कि चंद्र बिंदु नाक, मुँह दोनों से निकलती है, अनुनासिक उच्चारण है। हलंत का आप क्या करता है, पीछे से स्वर को हटा देता है, हलंत, ठीक है? उदाहरण में अगर हलंत का संयुक्त करते हैं तो जैसे तौ बन जाता है, तो ये हो जाए क हटा तौ बना, तो ये आधा क तौ बन गया, तो ठीक है? ओके। संयुक्त व्यंजन, ठीक है? तो अब देखो, सही उच्चारण और वर्गीकरण, संयुक्त व्यंजन की पहचान, अनुस्वार, विसर्ग का अंतर, शब्द निर्माण की, वर्ण की भूमिका, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अध्याय।